तो दोस्तों मैं हूं बी सिंह, फाउंडर एंड डायरेक्टर मेड इजी एंड नेक्स्ट आईएएस। और जैसे मैंने अपने पहले वीडियो में बात की थी कि व्हाट आर दी क्लाइमेटिक पैरामीटर्स विच अफेक्ट द इंडियन मानसून, उन सभी पे हमने चर्चा की थी। और उन पर मैंने कहा था कि एक तो प्लैनेटरी विंड्स को समझना जरूरी है और रेनफॉल के कितने पैटर्न हैं उनको समझना जरूरी है, जेट स्ट्रीम एंड एलिनो को समझना जरूरी है। मैं आपको प्लैनेटरी विंड्स एंड ऑल्सो दी पैटर्न ऑफ रेनफॉल या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ रेनफॉल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। इसको आप अगर समझ जाएंगे तो मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मानसून को आप समझ पाएंगे। तो ये जो मेरे 2-3 वीडियोज हैं ये इंडियन मानसून को एक्सप्लेन करने के लिए हैं। सो दिस इज माय सेकंड वीडियो, राइट। तो आज हम बात करते हैं प्लैनेटरी विंड्स की। तो प्लैनेटरी विंड्स को समझने के लिए हमें समझना होगा कि विंड्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, विंड्स क्या हैं। अब आप आ जाइए सबसे पहले अर्थ पर। दिस इज इक्वेटर, 0 डिग्री, राइट। अब हम 0 डिग्री से थोड़ा अप एंड डाउन जाते हैं। सो इफ यू कैन जस्ट गो टू दी, दिस इज 0 डिग्री, देन 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। आई एम जस्ट मार्किंग these two line. This is 30 degree north, roughly about 30 degree, and this is 30 degree south. इक्वेटर से नॉर्थ ये नॉर्थ पोल है, दिस इज इक्वेटर टू साउथ, ये इक्वेटर है, दिस इज साउथ पोल। तो ये है लगभग पोजीशन अराउंड 60 डिग्री। सो दिस इज 60 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज 60 डिग्री साउथ। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में भी आपसे बात की थी कि इक्वेटर से जैसे ही पोल की तरफ जाएंगे द टेम्परेचर विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड टेम्परेचर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट। तो टेम्परेचर विल गो ऑन डिक्रीजिंग एंड फ्रॉम इक्वेटर टू साउथ ऑल्सो टेम्परेचर विल गो ऑन डिक्रीजिंग। इक्वेटर के एडजेसेंट, व्हेन यू जस्ट स्टडी एडजेसेंट ऑफ द इक्वेटर, ये जो बेल्ट है इक्वेटर के दोनों साइड, maybe 0 to 5 degree north, 0 to 5 degree south, this remains throughout the year hot. Why it is hot throughout the year? Because this has vertical sun rays. So when sun rays are falling vertical, the solar radiation is high. So when the solar radiation is high, there will be high temperature. तो यहां पर throughout the year high temperature रहता है। Temperature and pressure, as I explained in my first video as well, temperature and pressure relationship is inverse. अगर टेम्परेचर हाई है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर विल बी लेस, क्योंकि हाई टेम्परेचर कॉजेज मूवमेंट ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स अवे फ्रॉम ईच अदर। अगर अवे फ्रॉम ईच अदर जाएगा तो डेंसिटी कम होगी, तो प्रेशर कम होगा। सो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर इन एटमॉस्फेयर, राइट। तो ये हो गया हमारा ये। तो ये जो 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड 0 to 5 डिग्री साउथ की जो बेल्ट है, आप दोनों तरफ 5 डिग्री नॉर्थ 5 डिग्री साउथ ले लीजिए, 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ। तो ये डोल्ड्रम कहलाता है। दिस इज कॉल्ड नथिंग बट डोल्ड्रम। डोल्ड्रम इज नथिंग बट ए लो प्रेशर जोन। प्रेशर इज हाउ मच? लो। अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर जो है लो है, तो इट इज नथिंग बट द लो प्रेशर जोन। और इस लो प्रेशर जोन की वजह से winds will have tendency to move toward this low pressure. हमेशा प्रेशर लो प्रेशर की तरफ फ्लो करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो हमेशा विंड का डायरेक्शन हाई टू लो प्रेशर आता है। और ये अब जब सेकेंड बेल्ट आप देखिए ये, सो वेरी क्लोज टू दी 30-35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, ये है, आप देखिए ये हो गया 35, फिर 30 से 35 डिग्री, ये है 30 to 35 डिग्री साउथ एंड दिस इज 30 to 35 डिग्री नॉर्थ। ये हाई प्रेशर जोन है, ये लो है, यहां पर हाई प्रेशर जोन है। आई विल टेल यू कि व्हाई इट इज हाई प्रेशर जोन। तो यहां पर हाई प्रेशर जोन की होने की वजह से इसको आप बोल सकते हैं 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड दिस इज 30 to 35 डिग्री साउथ। इसको हॉर्स लैटिट्यूड भी कहा जाता है, हॉर्स लैटिट्यूड, हाई प्रेशर जोन, हॉर्स लैटिट्यूड। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड हॉर्स लैटिट्यूड। हॉर्स लैटिट्यूड आर दी हाई प्रेशर जोन ऑफ 30 to 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। अब अगर ये हाई प्रेशर है, ये लो प्रेशर है, तो फ्लो ऑफ द विंड शुड बी वेयर टू वेयर, हाई टू लो प्रेशर, राइट। हाई टू लो प्रेशर, हाई टू लो प्रेशर, ऐसा डायरेक्शन होना चाहिए था। लेकिन ये तब होता जब अर्थ रोटेट नहीं हो रही होती। लेकिन एक्चुअली आपको पता है कि अर्थ इज नॉट स्टेशनरी,
अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस, अर्थ का रोटेशन हो रहा है और रोटेशन इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। विच इज वेस्ट, विच इज ईस्ट, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, राइट। अर्थ को आपको पता है दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो अर्थ इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इस तरह से वेस्ट टू ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है। अर्थ के रोटेशन की वजह से, अर्थ के रोटेशन की वजह से, राइट, व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज ए स्यूडो इफेक्ट, जिसको हम कहते हैं अर्थ रोटेशनल इफेक्ट। अर्थ रोटेशनल इफेक्ट इज एक्सप्लेन्ड बाय, अब मैं जरा इसको हटा रहा हूं, ये आपने समझ लिया कि ये हॉर्स लैटिट्यूड है और ये डोल्ड्रम है, दिस यू हैव अंडरस्टूड। माय हियर फोकस इज टू एक्सप्लेन दी अर्थ रोटेशनल इफेक्ट। फेरेल्स लॉ, अगर आप थोड़ा फिजिक्स को समझते हैं या फिजिकल ज्योग्राफी को, तो फेरेल्स लॉ एक्सप्लेन्स दी अर्थ रोटेशनल इफेक्ट। फेरेल्स लॉ कहता है एनी मूविंग बॉडी which has horizontal velocity component and has mass is acted upon by a pseudo force, right, which is called Coriolis force. And Ferrel's law says that pseudo Coriolis force always acts at 90 degree in horizontal direction to the right hand side in northern hemisphere and to the left hand side in southern hemisphere. अगर आप Coriolis force का मैग्नीट्यूड अगर आप फिजिक्स की किसी बुक में उठा करके देखें या फिर फिजिकल ज्योग्राफी में, then you will find mv omega sin phi, right. यहां पर m is nothing but the mass of moving body, V is nothing but the horizontal component of the moving body, and omega is angular speed of the earth rotation, and phi is latitudinal position of the place. अब आप देखिए, इक्वेटर पर तो 0 डिग्री लैटिट्यूड है और पोल पर 90 डिग्री लैटिट्यूड है, राइट। तो phi की वैल्यू नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 0 to 90 वेरी कर रही है, इसी तरह से सदर्न हेमिस्फीयर में 0 to 90 वेरी करेगी, बिकॉज दिस इज साउथ, 90 डिग्री साउथ, राइट। अब 90 डिग्री नॉर्थ, अगर आप 90 डिग्री नॉर्थ को पॉजिटिव ले लेंगे तो 90 डिग्री साउथ को नेगेटिव लेंगे, राइट। जैसे कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, अगर हम ये लाइन लेते हैं तो ये अगर पॉजिटिव एंगल है तो इस लाइन को ये नेगेटिव एंगल ले लेंगे। अगर इसको पॉजिटिव थीटा कहते हैं तो इसको नेगेटिव थीटा कहते हैं। तो नॉर्थ पोल का पॉजिटिव 90 अगर लेते हैं तो साउथ पोल को -90 लेना पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड वाइज अगर 90 सेम है, m सेम है, v सेम है, तो अगर नॉर्थ पोल में +90 लेंगे तो साउथ पोल में -90। दोज हु आर फ्रॉम द इंजीनियरिंग और मैथ्स बैकग्राउंड और या फिर फिजिक्स बैकग्राउंड, दे अंडरस्टैंड कि अगर फाई इज 0, अगर साइन फाई विच इज एट द इक्वेटर, अगर एट इक्वेटर द वैल्यू ऑफ द फाई इज 0, तो कोरियोलिस फोर्स इज प्रैक्टिकली 0। एट पोल फाई इज मैक्सिमम 90 एंड साइन 90 इज 1, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कोरियोलिस फोर्स इज एट पोल। तो नॉर्थ एंड साउथ पोल पर कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम है और इक्वेटर पर कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू 0 है। और जैसे जैसे कोरियोलिस फोर्स ऊपर जाओगे आप, जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे, कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट बढ़ता जाएगा। तो फेरेल्स लॉ अगर आप समझते हैं तो कोरियोलिस फोर्स को समझ सकते हैं। अब आपको यहां पर एक चीज और समझनी है कि हाउ इट इज गोइंग टू इंपैक्ट द डायरेक्शन ऑफ द विंड। देखो, मैंने बताया कि अगर ये हाई प्रेशर है, दिस इज व्हाट, दिस इज हाई प्रेशर, दिस इज हाई प्रेशर, दिस इज लो प्रेशर, राइट। अब हाई टू लो प्रेशर विंड का फ्लो होगा, तो प्रैक्टिकली अगर विंड का डिफ्लेक्शन नहीं होता तो ये होना चाहिए था, लेकिन कोरियोलिस इफेक्ट इज ऑलवेज अवेलेबल। ये एक स्यूडो इफेक्ट है अर्थ के रोटेशन का, जिसको एंगुलर मोमेंटम से एक्सप्लेन किया जा सकता है, राइट। क्योंकि हम ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं, फिजिक्स की नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा इस पर नहीं जाते हैं, बट इतना समझ लेते हैं कि अगर ये इक्वेटर है और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, तो अगर नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोई बॉडी ऐसे चलती है इक्वेटर की तरफ, तो इस इक्वेटर की तरफ जब चलेगी तो इसके राइट हैंड साइड ये हो गया ना, इसका दाहिना साइड ये हो गया, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस फोर्स। ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो इसका जो रिजल्टेंट डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट होगा इस विंड का, ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है और इसके लेफ्ट हैंड साइड अगर कोरियोलिस फोर्स एक्ट करता है, तो रिजल्टेंट ये हो जाएगा विंड का डायरेक्शन। तो ये कोरियोलिस फोर्स है। तो मैंने बताया कि अगर फाई को पॉजिटिव लेते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो राइट साइड ले लो, फाई को नेगेटिव लेते हैं तो लेफ्ट साइड ले लो।
तो राइट हैंड साइड कोरियोलिस फोर्स विल एक्ट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, लेफ्ट हैंड साइड कोरियोलिस फोर्स विल एक्ट इन द साउदर्न हेमिस्फीयर, और एग्जैक्टली 90 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जैसे ये वर्टिकल डायरेक्शन यहां है तो इसका 90 डिग्री, ये देखो ये 90 डिग्री है, इसी तरह से ये देखो ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री ऑफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन ये कोरियोलिस फोर्स एक्ट करता है। तो दोस्तों बताइए, अगर ये डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस फोर्स होगा तो ये विंड कुछ इस तरफ से चलेगी। दिस विल बी द एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द विंड इन साउदर्न हेमिस्फीयर, जो कि अपने लेफ्ट की तरफ टर्न हो जाएगी। और अगर राइट की ये तो स्यूडो दिखा रखा है, इसको मैं हटा देता हूं। This is now of no use. This is of no use because the actual direction of flow has been deflected and after deflection this is the direction. इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, this is the deflection. Deflection बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन है डिफ्लेक्शन, क्योंकि इक्वेटर के नजदीक कोरियोलिस फोर्स वीक है और एग्जैक्टली इक्वेटर पर तो कोरियोलिस फोर्स नेग्लिजिबल है, जीरो है। लेकिन ऊपर से डिफ्लेक्टेड विंड आ रही है तो ये लो प्रेशर की तरफ ये विंड फ्लो हो रही है। नाउ ये तो मैंने अभी आपको कोरियोलिस फोर्स बताया। अब जब हम इन विंड को डायरेक्शन के साथ साथ इनका नाम देंगे, मैंने बताया था कि ये जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है इक्वेटर, इसको डोल्ड्रम कहा जाता है, लो प्रेशर बेल्ट है ये, और इसके दोनों साइड में ये हाई प्रेशर बेल्ट है, तो हाई टू लो प्रेशर फ्लो हो रहा है, ये सरफेस फ्लो है। नाउ विंड के डायरेक्शन को भी आप समझ सकते हैं। देखो विंड के डायरेक्शन को समझना जरूरी है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, राइट, ये चार डायरेक्शन है। अगर कोई विंड इस तरह से डायरेक्शन रखती है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज लाइक दिस, तो दिस विंड इज कमिंग फ्रॉम वेयर, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो इसको नॉर्थ ईस्ट विंड कहा जाएगा। इफ द विंड इज कमिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन तो इसको साउथ ईस्ट विंड कहेंगे। सिमिलरली इफ द विंड इज फ्रॉम दिस डायरेक्शन दिस विल बी कॉल्ड साउथ वेस्ट विंड। इफ द विंड इज फ्रॉम दिस डायरेक्शन दिस विल बी कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट विंड। तो wind direction is taken from the direction from which it is coming। यहां पर किस डायरेक्शन से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। यहां से कहां से आ रही है, साउथ वेस्ट से। ये कहां से आ रही है, साउथ ईस्ट से। नाउ अगर कोई विंड, अभी मैं इसी में थोड़ा बैक जाता हूं, अगर कोई विंड यहां पर मान लीजिए कि बहुत ज्यादा इंक्लाइंड होती, राइट, कि अगर ये विंड ऑलमोस्ट मान लीजिए कि कुछ ऐसे है, राइट, इतनी ज्यादा इंक्लिनेशन है, तो इसको तो ईस्टर्ली कह देंगे, ईस्टर्ली कह सकते हैं ना, क्योंकि इसका इंक्लिनेशन इतना ज्यादा है कि नॉर्थ कंपोनेंट इज लेस, ईस्ट कंपोनेंट इज मैक्सिमम, तो ईस्टर्ली विंड कहलाएगी। व्हाट वी कैन कॉल इट एज ईस्टर्ली, राइट, ईस्टर्ली। और अगर इसका अपोजिट होता, अगर मैं जस्ट इसको फिर वापस हटा दूं, इसको हटा करके और इसको अपोजिट साइड में दिखाते हैं, राइट, अगर ये विंड कुछ ऐसे होती, राइट, जिसमें वेस्ट कंपोनेंट बहुत ज्यादा है, साउथ कंपोनेंट बहुत कम है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वेस्टर्ली। तो ईस्टर्ली विंड हो सकती है, वेस्टर्ली विंड हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट विंड हो सकती है, साउथ ईस्ट विंड हो सकती है। तो दीज आर दी डायरेक्शंस बेस्ड ऑन फ्रॉम विच द विंड इज कमिंग। यहां पर डायरेक्शन बेसिकली वेस्ट से आ रहा है, देखिए ये है वेस्ट, तो यहां डायरेक्शन बेसिकली वेस्ट से आ रहा है। यहां कहां से आ रहा है, वेस्ट से आ रहा है, इसलिए इसको वेस्टर्ली कहा जाता है, राइट। तो अब आप खुद मुझे बताएं, इसको जरा हटा देते हैं, अब आप मुझे खुद बताएं कि ये जो विंड होगी इसको आप क्या नाम देंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज नॉर्थ ईस्ट विंड, राइट और नॉट, दिस इज व्हाट, साउथ ईस्ट विंड। ये साउथ ईस्ट से आ रही है, देखिए ये साउथ है, ये ईस्ट है तो साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है तो नॉर्थ ईस्ट है। अब ये जो विंड है इनको ट्रेड विंड कहा जाता है, बोथ आर ट्रेड विंड, TW ट्रेड विंड, TW ट्रेड विंड। क्यों ट्रेड विंड, ट्रेड नाम पड़ा है ट्रेडो से, ट्रेडो, ट्रेडो का मतलब होता है फ्लो इन ए डायरेक्शन, कांस्टेंट फ्लो इन ए डायरेक्शन। तो ट्रेड विंड्स आर अवेलेबल टू द बोथ साइड ऑफ इक्वेटर। अब ये हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और ये हो जाएगी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इनके नाम है। सो दिस इज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड दिस इज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, दिस इज नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड दिस इज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड। तो ये नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, दीज आर नथिंग बट ट्रेड विंड्स। तो ट्रेड विंड्स तो आपको समझ में आ गया, और मैंने ये भी बता दिया कि विंड का डायरेक्शन कैसे लेते हैं। अब जरा सेकेंड जोन में आते हैं कि ये फिर लो प्रेशर बेल्ट है। देखो ये लो प्रेशर था, ये फिर लो प्रेशर बेल्ट है यहां पर, और यहां पर फिर लो प्रेशर बेल्ट है। आपको
इक्वेटोरियल लो प्रेशर तो समझ में आ रहा होगा, बिकॉज दिस इज लो प्रेशर ड्यू टू दी हाई टेम्परेचर। लेकिन आप सोच रहे होंगे ये क्यों लो प्रेशर है, ये क्यों लो प्रेशर है, तो इसको मैं अभी आप एक्सप्लेन करूंगा, बिकॉज इट हैज द इफेक्ट ऑफ द अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन ऑफ एयर। तो इसको मैं करूंगा। लेकिन ये अगर हाई है, ये लो है, यहां प्रेशर अधिक है और यहां प्रेशर कम है, तो प्रैक्टिकली तो विंड ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे जाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री इसलिए नहीं जाएगी, ग्रेडियंट ऑफ द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स तो ऐसे ही एक्ट कर रहा है, हाई टू लो प्रेशर, दिस इज हाई प्रेशर, दिस इज लो प्रेशर, तो प्रेशर ग्रेडियंट तो इधर है, लेकिन कोरियोलिस इफेक्ट इसके राइट साइड में, तो इसका राइट साइड किधर है, ये है, तो इसका राइट साइड है, तो डायरेक्शन कहां टर्न हो जाएगा, ये, तो यहां पर डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। और यहां देखिए ये हाई है, ये लो है साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स तो ऐसा है, और इसका लेफ्ट हैंड साइड किधर है, लेफ्ट हैंड साइड इधर है, तो इसका डायरेक्शन कहां हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब आपको याद हो अगर कोरियोलिस फोर्स की लैटिट्यूडनल पोजीशन इज इंक्रीजिंग, मैंने बताया था कोरियोलिस फोर्स इज एम वी ओमेगा साइन फाई, तो फाई की वैल्यू बढ़ती जाती है, जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं फाई की वैल्यू बढ़ती जाती है, तो फाई बढ़ने से कोरियोलिस फोर्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू बढ़ती जाती है कोरियोलिस फोर्स की, तो कोरियोलिस फोर्स जब स्ट्रांग होता जाएगा ये डिफ्लेक्शन बढ़ा देगा, तो दीज विंड्स विल बिकम मोर डिफ्लेक्टेड मोर इंक्लाइंड देन दीज ट्रेड विंड्स, राइट। तो ये कोरियोलिस फोर्स। दूसरा क्या है, मास, तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा टुवर्ड दी पोल, वहां पर विंड का मास भी बढ़ता जाता है, हैवी होती जाती है, तो मास अधिक होने से भी कोरियोलिस फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है। तो इक्वेटोरियल बेल्ट पर कोरियोलिस फोर्स वीक होता है, और जैसे जैसे पोल की तरफ जाते हैं कोरियोलिस फोर्स बढ़ता जाता है, और इसीलिए ये जो विंड आपने यहां पर देखी है ये ऐसी नहीं होंगी। अगर ऐसी नहीं होंगी तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ विंड, आई कैन शो हियर द डायरेक्शन ऑफ विंड हियर, दैट कि ये विंड थोड़ा इस तरह से होंगी, ये थोड़ा और इंक्लाइंड होंगी। क्यों इंक्लाइंड होंगी? क्योंकि यहां पर कोरियोलिस फोर्स स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू ट्रेड विंड्स, दीज विंड्स आर मोर इंक्लाइंड एंड दीज विंड्स आर कॉल्ड व्हाट। अब अगर आप देखो इनको, तो प्राइमरीली ये कहां से आ रही है, वेस्ट साइड से, दिस इज वेस्ट, राइट, तो ये वेस्ट से आ रही हैं, तो इनको वेस्टर्लीज कहा जाता है, इनको कहा जाता है वेस्टर्लीज, राइट, इसको भी कहा जाएगा वेस्टर्लीज। तो ये है वेस्टर्लीज, ये भी वेस्टर्लीज। अब लेकिन वेस्टर्लीज में, राइट, वेस्टर्लीज में एक चीज आपको समझना है कि इसका डायरेक्शन क्या है, कौन सी वेस्टर्लीज किस डायरेक्शन में। देखो अगर ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, अगर विंड आ रही है इस डायरेक्शन में तो इसको कहेंगे साउथ वेस्टर्लीज, अगर विंड आ रही है इस डायरेक्शन में तो ये नॉर्थ वेस्टर्लीज, तो ये नॉर्थ वेस्टर्लीज है, ये साउथ वेस्टर्लीज है। तो आप बताइए मुझे, ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इसका डायरेक्शन किससे मैच कर रहा है, एस डब्ल्यू से, और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंड है उसका डायरेक्शन किससे मैच कर रहा है, एन डब्ल्यू से। तो ये एन डब्ल्यू है, नॉर्थ वेस्टर्लीज हैं, ये एस डब्ल्यू है, साउथ वेस्टर्लीज हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप ये मत सोचना कि एस डब्ल्यू है तो ये तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हम हेमिस्फीयर की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। सो द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज हियर एस डब्ल्यू, हियर द डायरेक्शन इज एन डब्ल्यू। जैसे इसका एन ई था और इसका एस ई था, इसका है एस डब्ल्यू, इसका है एन डब्ल्यू, राइट। तो नॉर्थ वेस्टर्लीज, साउथ वेस्टर्लीज का मतलब है डायरेक्शन। तो दीज आर द डायरेक्शन ऑफ द विंड। तो ये मैंने आपको विंड्स का डायरेक्शन बता दिया, तो दिस इज द डायरेक्शन, तो ये है वेस्टर्लीज। अब वेस्टर्लीज में अगर आप देखो, पहली बात तो कि ट्रेड विंड से ये थोड़ा स्ट्रॉन्गर होंगी। क्यों स्ट्रॉन्गर होंगी? क्योंकि यहां पर कोरियोलिस फोर्स स्ट्रॉन्ग है तो राइट साइड में घूम जाता है, विंड थोड़ा हैवी है, हैवी का मतलब यह यहां पर फ्लो ऑफ द विंड का मास ज्यादा है। एक चीज आपको और ध्यान रखनी है यहां पर कि यहां तो लैंड मास बहुत ज्यादा है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का कुछ पार्ट हो गया, इंडिया, एशिया का बहुत सारा पार्ट। लेकिन ये जो बेल्ट है अगर आप प्रैक्टिकली वर्ल्ड मैप में देखेंगे 30-35 डिग्री, ये कितना है 30 से 35 डिग्री साउथ, और ये कितना है 30 से 35 डिग्री नॉर्थ। तो ये जो बेल्ट है यहां से 66, ये 62 में भी 66.5 डिग्री साउथ हो गया, और ये 62 66.5 डिग्री नॉर्थ हो गया। तो ये जो बेल्ट है यहां पर ज्यादातर ओशियन है साउथ में, जबकि यहां नॉर्थ अमेरिका है, यूरोप है, रशिया है, तो यहां पर लैंडमास ज्यादा है, रिलेटिवली यहां लैंडमास कम है। यहां मोस्टली पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन,
ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा बहुत पार्ट यहां पर जरूर कुछ आएगा, लेकिन ज्यादातर यहां पर ना पीछे नीचे लैंड मास नहीं है। तो इसलिए ये विंड ज्यादा फास्ट है, ये विंड कम फास्ट है। ये इसलिए ज्यादा फास्ट है क्योंकि ओशियन के सरफेस में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता। लैंड मास जैसे यूरोप हो गया, साउथ नॉर्थ अमेरिका हो गया, एशिया का पार्ट हो गया, रशिया वगैरह हो गया, बहुत सारे पार्ट हैं जहां पर माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, लैंड है, बिल्डिंग्स हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, फिजिकल बैरियर्स हैं, उनकी वजह से ये विंड थोड़ा स्लो होती है, बट ये विंड थोड़ा फास्ट होती है। तो अगर हम देखें यहां पर तो जो 40 to 50, राइट, 50 to 60 एंड 60 to 70 डिग्री साउथ, ये भी साउथ, ये भी साउथ, ये साउथ, 40 to 50 डिग्री साउथ एंड 50 to 60 degree south, 60 to 70 degree south. These winds are much faster than the winds in the north. ये साउथ हम बात कर रहे हैं साउदर्न हेमिस्फीयर में। These westerlies of southern hemisphere are furious, faster, storming as compared to the winds of the north. Explained. I have explained the reason. Reason is that there is lot of land mass available here, whereas there is low land mass or almost no land mass. ऑलमोस्ट नो। इसलिए इनको बोला जाता है, जो ये वेस्टर्लीज ऑफ 40 to 50 डिग्री है, इनको कहते हैं फ्यूरियस, राइट, रोरिंग 40s, इनको कहेंगे रोरिंग, ROARING, रोरिंग 40s, राइट। रोरिंग 40s का मतलब है फास्ट चलती हैं, 40s में है। ये और फास्ट हो जाती हैं, इसको कहते हैं फ्यूरियस 50s, FURIOUS, फ्यूरियस 50s, राइट, 50s में है इन दी साउदर्न हेमिस्फीयर। और 60 to 66.5 डिग्री में कहते हैं स्टॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग या फिर श्रीकिंग, SHREIKING, श्रीकिंग 60s, श्रीकिंग 60s। तो अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि एट विच जोन फ्यूरियस मतलब रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s एंड श्रीकिंग और स्टॉर्मिंग 60s आर फाउंड, देन यू विल से दीज आर दी वेस्टर्लीज ऑफ साउदर्न हेमिस्फीयर। और उन वेस्टर्लीज का डायरेक्शन क्या है? उन वेस्टर्लीज का डायरेक्शन है NW, राइट, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट की तरफ से फ्लो हो रही हैं, तो ये इनके नाम है। दीज आर नॉर्मली कॉल्ड दी लोकल नेम्स। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, राइट। दीज आर ऑफनली आस्क्ड क्वेश्चन इन दी ऑब्जेक्टिव। तो ये थे वेस्टर्लीज की बात कर रहे थे। हम जरा और आगे चलते हैं। देखो अभी भी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि ये समझ नहीं आया कि ये लो प्रेशर कैसे है, ये हाई प्रेशर क्या है। ये लो प्रेशर तो चलो ऑब्वियस है, टेम्परेचर इफेक्ट है, बट इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा विद द अपर एटमॉस्फेरिक एयर सर्कुलेशन। तो यहां पर जैसे जैसे आप जाओगे तो पोल इज द फ्रिजिड प्लेस। आप देखो ये पूरा टुंड्रा और टैगा जो भी ये प्लेस है, ये दैट इज द फ्रिजिड। कनाडा के ऊपर वाला पार्ट हो गया, साइबेरियन पार्ट हो गया, पोलर पार्ट हो गया। इट इज 100% फ्रोजन एरिया थ्रू आउट द ईयर, राइट, एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज freezing temperature, heavy air is very heavy, and low temperature means high pressure. तो यहां पर high pressure है, this pressure is again high, so this the pressure here is white color, this pressure is high, white color, this pressure is high. तो high pressure is available on the pole. अब जब यहां pressure high है, यहां pressure low था, तो will there be flow or not from high to low pressure? You have to answer yes. So there will be flow from. अब वैसे flow इधर होना चाहिए था, लेकिन again the effect of the कोरियोलिस फोर्स विल कम। और ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो राइट साइड, तो राइट साइड अगर होगा तो कुछ ऐसा डिफ्लेक्शन हो जाएगा। यहां पर डिफ्लेक्शन कम होगा या ज्यादा होगा? द इंक्लिनेशन ऑफ द विंड्स विल बी मोर। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स इज हाई, 90 डिग्री के आसपास पहुंच गया फाई। सो व्हेन वी से एम वी ओमेगा साइन फाई इज कोरियोलिस फोर्स, तो वैल्यू ऑफ द फाई हैज इंक्रीज्ड, एंड नॉट ओनली दैट, एम की वैल्यू भी, मास भी हैवी होता जा रहा है। सो दिस and here you can say here वैसे इधर होना चाहिए था, but it will deflect to the left, तो लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन, ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, and this is the circulation। तो ये आप अगर देखो प्रैक्टिकली ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, और इधर फ्लो हो रहा है या इधर फ्लो हो रहा है, तो प्रैक्टिकली हम इसको कह सकते हैं ईस्टर्ली विंड्स। तो दीज आर ईस्टर्ली विंड्स, राइट, ईस्टर्ली विंड्स, ईस्टर्ली विंड्स, ईस्टर्ली विंड्स। ये नॉर्थ ईस्टर्ली है, ये साउथ ईस्टर्ली है, तो दीज आर ईस्टर्ली। तो इनको हम पोलर ईस्टर्ली भी कहते हैं, पोलर ईस्टर्ली। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्ली कह सकते हैं। ये भी पोलर ईस्टर्ली है, और इसको क्या कहेंगे? पोलर ईस्टर्ली को बताइए बॉयज, पोलर ईस्टर्ली, दिस इज साउथ ईस्टर्ली विंड्स।
तो नॉर्थ ईस्टर्ली एंड साउथ ईस्टर्ली विंड्स आर अवेलेबल एट द पोल। अब आप इसमें एक चीज को समझिए, जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, विंड का डिफ्लेक्शन या फिर चेंज ऑफ डायरेक्शन बढ़ता जा रहा है, एंड दैट इज द इंपैक्ट ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स इज ए काइंड ऑफ द स्यूडो इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन which is being explained by Farrell's law. Farrell's law says that due to the rotation of earth, every body which has mass and horizontal component of velocity is acted upon by a pseudo force. That pseudo force acts at 90 degree in the right hand side direction in the north and at 90 degree in the left hand side in the direction in the south, in the southern hemisphere. तो ये आपको ध्यान रखना। अब मैं आपको थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, क्योंकि यही कोरियोलिस फोर्स, द सेम कोरियोलिस फोर्स विल एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ द साइक्लोन्स, राइट, विल एक्सप्लेन द डायरेक्शन ऑफ साइक्लोन, कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन क्यों होता है और उसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। तो दिस कोरियोलिस इफेक्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मैं आपको यहां पर फिर से बता देता हूं, देखिए कि I'll just change this, not like this. So I just wanted to explain कि ये मान लीजिए इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर, राइट। अब इक्वेटर के नॉर्थ एंड साउथ आप जरा देखिए, अगर आप इक्वेटर की तरफ आ रहे हैं इधर, तो कहां से आ रहे हैं, यहां से आ रहे हैं इक्वेटर की तरफ, तो ये तो हो गया प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दिस इज द प्रेशर फोर्स, क्योंकि हाई प्रेशर लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर और लो प्रेशर का डिफरेंस कहता है प्रेशर ग्रेडियंट, तो उसकी वजह से हाई टू लो प्रेशर फोर्स एक्ट करेगा। तो दिस इज द फोर्स विच इज पुलिंग द एयर। तो एयर का जो सर्कुलेशन स्टार्ट हो रहा है, सर्कुलेटिंग या मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, तो विंड विल स्टार्ट फ्लोइंग, और जैसे विंड में वेलोसिटी आएगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आया v, तो m v ओमेगा sin phi, तो तुरंत यहां पर क्या एक्टिव हो जाएगा, कोरियोलिस फोर्स। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ कोरियोलिस फोर्स। अब ये कोरियोलिस फोर्स हमेशा एट 90 डिग्री एक्ट करेगा, तो डायरेक्शन विल बी 90 डिग्री हियर, और इन दोनों के इंपैक्ट की वजह से ये विंड इधर हो गया। अब मान लीजिए कि ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इधर होता, लाइक दिस, जैसे ये हाई प्रेशर है और ये लो प्रेशर है, यहां भी लो प्रेशर है, जैसे ये वाला बेल्ट, तो इसका 90 डिग्री राइट किधर है, ये, तो कोरियोलिस फोर्स विल बी हियर, तो यहां पर डायरेक्शन ये हो जाएगा। सो दैट इज हाउ वी कैन एक्सप्लेन नॉर्थ साइड, ये और ये तीनों इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से साउथ में अगर देखें, तो साउथ में प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स विल एक्ट फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर हियर, दिस इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और 90 डिग्री लेफ्ट साइड इज कोरियोलिस इफेक्ट, तो कोरियोलिस इफेक्ट इज दिस, तो इसलिए इसका डायरेक्शन ये हो गया इंक्लाइंड, राइट। और अगर इससे अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता, तो फिर कोरियोलिस फोर्स यहां पर होता, एंड दिस कोरियोलिस फोर्स विल गिव डिफ्लेक्शन इन दिस डायरेक्शन। तो दिस इज नथिंग बट दिस, एंड दिस इज नथिंग बट दिस, एंड सेम इज दिस। जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं, कोरियोलिस फोर्स बढ़ता जाता है, क्यों, m v ओमेगा sin phi, तो ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ विच इज कांस्टेंट, मास इज गिवन, राइट, मास ऑफ द एयर पार्सल, एंड v इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और phi की वैल्यू बढ़ती जाती है। ऑब्जेक्टिव में कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कोरियोलिस फोर्स एट इक्वेटर, phi is 0, exactly on equator is 0, लेकिन इक्वेटर के जरा सा भी ऊपर और नीचे जाएंगे, मतलब नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड, तो देयर विल बी इफेक्ट ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एंड मैक्सिमम एट पोल, इंक्रीजिंग एंड मैक्सिमम एट द साउथ पोल। इफ यू आर टेकिंग पॉजिटिव हियर, यू विल टेक नेगेटिव हियर, इसलिए डायरेक्शन को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको यहां पर यह बता रहा था कि इसी कोरियोलिस फोर्स के थ्रू आप ना साइक्लोनिक सर्कुलेशन को समझ सकते हैं। साइक्लोनिक सर्कुलेशन, जैसे साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड बाय समथिंग लाइक दिस, कि ये है आइसोबार, आइसोबार मींस लाइन ज्वाइनिंग दी प्लेसेस ऑफ इक्वल प्रेशर, तो ये है हाई प्रेशर और ये है लो प्रेशर, राइट। तो हाई प्रेशर लो प्रेशर, सेंटर पर प्रेशर कम है, मतलब मिनिमम प्रेशर इज एट सेंटर एंड मैक्सिमम एट सर्कमफ्रेंस। तो विंड विल ऑलवेज हैव डायरेक्ट टेंडेंसी टू फ्लो, तो हाई टू लो प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स विल ऑलवेज एक्ट फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, राइट, ऑलवेज एक्ट्स एट हाई टू लो प्रेशर, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। लेकिन अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होगा, तो कोरियोलिस फोर्स विल एक्ट टू द राइट, कोरियोलिस फोर्स विल एक्ट टू द राइट, तो ये विंड किधर मूव कर जाएगी, कैन यू शो दिस विंड, ये विंड ऐसे मूव कर जाएगी, ये विंड ऐसे मूव कर जाएगी, क्लियर और नॉट। तो इस तरह से सर्कुलेट हो गई। अभी मैंने एक स्टेप दिखाया, अब दूसरा, अब जैसे अब यहां पर आ जाइए, यहां पर, तो यहां पर आप देखोगे कि फिर कोरियोलिस फोर्स कहां एक्ट करेगा, टुवर्ड द सेंटर,
कोरियोलिस फोर्स ऑलवेज, सॉरी, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स विल एक्ट टुवर्ड द सेंटर। ये तो कोरियोलिस प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, यहां से प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इधर एक्ट कर रहा है, लेकिन कोरियोलिस फोर्स विल बी एट 90 डिग्री। ये प्रेशर है एफ पी, ये क्या था एफ पी, ये क्या था एफ सी कोरियोलिस, ये क्या था एफ कोरियोलिस, राइट। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट है एफ पी। अब कोरियोलिस फोर्स अगेन विल बी एट 90 डिग्री। अब यहां पर अगर आप 90 डिग्री देखते हो तो 90 डिग्री विल बी राइट, राइट। तो यहां पर कोरियोलिस फोर्स इधर है, यहां पर कोरियोलिस फोर्स इधर है। तो अर्थ इसमें अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो विंड जो इधर है तो ये ऐसे चलेगी, ये विंड कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ये विंड कैसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, और इस तरह का साइक्लोनिक सर्कुलेशन फॉर्म हो जाएगा। दिस साइक्लोनिक सर्कुलेशन इज, टेल मी, इज इट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इन साउदर्न हेमिस्फीयर? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अब ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? तो ये डायरेक्शन क्या है, क्लॉक या एंटी क्लॉक? टेल मी बॉयज, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज एंटी क्लॉकवाइज। अब अगर आप याद कर लें, जैसे साइक्लोनिक सर्कुलेशन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज एंटी क्लॉकवाइज, इस CNA को याद रखिए। C मतलब साइक्लोन, N मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, A मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये साउदर्न हेमिस्फीयर होगा तो कोरियोलिस फोर्स जस्ट लेफ्ट साइड हो जाएगा। इसका मतलब एंटी क्लॉकवाइज की जगह क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। तो अगर आपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन एंटी क्लॉकवाइज है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो बड़ा आसान है इसका। अगर ये साइक्लोन है, साइक्लोन में होता है लो प्रेशर एट सेंटर एंड हाई प्रेशर एट सराउंडिंग। एंटी साइक्लोन उल्टा होता है, एंटी साइक्लोन में हाई प्रेशर सेंटर पे होता है, लो प्रेशर यहां पर होता है। तो एंटी साइक्लोन जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। अगर जस्ट उल्टा हो जाएगा तो उल्टा यहां से पढ़ना शुरू करिए। एंटी साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल बी क्लॉकवाइज। देखो, अगर उल्टा पढ़ना शुरू करोगे इधर से तो आप एंटी साइक्लोन पढ़ लोगे, और सीधा पढ़ना शुरू करोगे तो साइक्लोन पढ़ लोगे। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और साउथ में जस्ट उल्टा कर लेना आप। तो साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी साइक्लोन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर विल बी क्लॉकवाइज, और साउदर्न हेमिस्फीयर में इसके दोनों उल्टे हो जाएंगे। साइक्लोन विल हैव लो प्रेशर एट सेंटर, हाई प्रेशर इन द सराउंडिंग, एंटी साइक्लोन विल बी जस्ट अपोजिट। तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ अर्थ्स rotational effect which is being explained by the Farrell's law और एक Coriolis force, right? तो मैंने आपको ये साथ के साथ यहां पर ये बता दिया कि जो ये विंड का सर्कुलेशन है वो ये है। अभी आपको लेकिन अपने सवाल का आंसर नहीं मिला, वो ये कि why this is high pressure, why this is low pressure, why this is low pressure। तो इसका आंसर तो बड़ा क्लियर है कि this is high temperature belt, डोल्ड्रम इसको हमने कहा था, और यहां पर लगातार टेम्परेचर हाई रहता है राउंड द ईयर, इसलिए प्रेशर कम रहता है। कम प्रेशर की वजह से यहां पर विंड आती है। अब जरा आप ये देखो कि अगर ये विंड इधर आती है, राइट, इसको मैं थोड़ा डिलीट कर रहा हूं, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। सो अगर ये विंड यहां पर आती है तो ये जाती कहां है, कॉन्स्टेंटली विंड्स आर कमिंग हियर। इसका मतलब ये एक तरह से यहां पर हमेशा विंड फ्लो अगर हो रही है तो ये जा कहां रही है। अगर लगातार विंड, आप देखो किसी वेसल में पानी भरते जाओगे तो कुछ समय बाद तो भर नहीं जाएगा। तो इसका मतलब है इससे बाहर कहीं ना कहीं मूवमेंट हो रहा है, तो उसको हमें समझने की जरूरत है, और वो यहां पर आपको बताता हूं। देखो, ये इस तरह से फ्लो हुआ सरफेस में, ये इस तरह से फ्लो हुआ सरफेस में, लेकिन यहां पर आकर के ये विंड एटमॉस्फेयर में ऊपर उठ जाती है, और ऐसे विंड ऊपर चली जाती है, ऐसे विंड ऊपर चली जाती है, और फिर ये विंड ऐसे जाके फिर ये नीचे आती है। इस तरह से अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है, इस तरह से अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन होता है। ये पूरी साइकिल बनती है। अब देखिए, यहां से विंड ऊपर उठती है, कैन यू सी दिस। अगर डायरेक्शन, अगर आपको और इसमें थोड़ा समझना है, आप देखिए ये विंड ऊपर जा रही है एटमॉस्फेयर में, राइट और नॉट। दिस विंड इज गोइंग इन एटमॉस्फेयर, किस लेवल पर, इक्वेटर पर, भूमध्य रेखा पर, इक्वेटोरियल बेल्ट पे, 0 to 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। इसीलिए कॉन्स्टेंटली यहां पर लो प्रेशर बना हुआ है।
जब हवा वहां से लगातार ऊपर उठती रहती है, क्योंकि हवा गर्म हो जाती है, हीट हो जाती है, हीट होने की वजह से वो विंड ऊपर अपलिफ्ट हो जाती है। दिस फिनोमेना ऑफ द अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्टिव करंट। तो ये लगातार सरफेस से एयर हॉट होकर के, एंड दिस हॉट एयर इज ग्रेजुअली अपलिफ्टेड, कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन अपलिफ्टिंग। और जैसे ये एयर अपलिफ्ट होगी, तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ऊपर कूल है, तो ये एयर ऊपर जाकर के कूल हो जाती है। तो कई बार तो ये अगर ओशियन के आसपास है या ओशियन में इक्वेटोरियल बेल्ट पे है, तो ये कूल होकर के क्लाउड में कन्वर्ट हो जाती है और रेन देती है। इसको हम कन्वेक्टिव रेन कहते हैं, कन्वेक्शनल रेन कहते हैं। अदरवाइज ये एक साइक्लिक या फिर साइक्लोनिक सर्कुलेशन होता है, ये अपवर्ड फिर ऐसे जाती है फिर नीचे आती है। तो ये जो हाई प्रेशर है दोस्तों, जब एयर ऊपर से एटमॉस्फेयर से जमीन पर उतरेगी तो कंटिन्यूअसली प्रेशर बढ़ाएगी। तो दिस हाई प्रेशर इज बिकॉज ऑफ दिस डाउनवर्ड फ्लो ऑफ द एयर, दिस डाउनवर्ड फ्लो ऑफ द एयर, इसकी वजह से ये हाई प्रेशर बेल्ट डेवलप होती है। सो देयर इज सबडक्शन ऑफ एयर, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन, दिस अपलिफ्टमेंट इज कॉल्ड कन्वेक्शन, दिस डाउनवर्ड इज कॉल्ड सबडक्शन। ये है सबडक्शन ऑफ एयर, राइट, एंड दिस इज व्हाट, कन्वेक्शन ऑफ एयर, कन्वेक्शन, सबडक्शन। तो this high pressure is being developed and maintained around the air is because of the subduction of air, right? तो इसलिए ये high pressure होता है। अब देखिए, हम अगर यहीं पर थोड़ा इसको स्टडी करें दूसरी साइड को, राइट? अब मैं यहां पर इसको दिखाता हूं, तो यहां पर भी ये इस तरह से फ्लो हो रहा है। आई डोंट नो वेदर इट इज विजिबल ऑफ नॉट, राइट? तो ये फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है इधर, राइट? यहां से ये अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए इसका फ्लो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यहां पर प्रेशर हाई है, यहां पर प्रेशर लो है। तो यहां पर ये विंड फिर ऊपर उठेगी और ये ऐसे आएगी और फिर ये वापस नीचे आएगी। सो दिस इज अगेन ए फ्लो, राइट? यहां पर देखिए, क्योंकि जहां जहां लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर विल बी मेंटेन। अगर ये विजिबल नहीं है तो आई कैन चेंज द कलर, आई कैन चेंज द कलर। अगर ये कलर विजिबल नहीं है तो आई कैन शो यू हियर, दिस इज द मूवमेंट, दिस इज अपलिफ्टेड, this is upper atmospheric movement and this is again coming down, this is। तो ये जो विंड है ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है और ये था प्लैनेटरी सर्कुलेशन, ये सरफेस पर है, ये अपर एटमॉस्फेयर पर है। आप जरा देखिए कि यहां पर कॉन्स्टेंटली हाई प्रेशर, ये दोनों सबडक्शन हो रहा है, दिस साइड एंड दिस साइड, और यहां पर कन्वेक्शन, फिर कन्वेक्शन हो रहा है, राइट? तो दिस इज कन्वेक्शन। और यहां पर आप देखेंगे तो अगर मैं इसको वापस दिखा दूं विंड को, तो आई कैन शो यू बाय द सेम कलर कि यहां पर फिर ये फ्लो हाई प्रेशर, पोल पर हाई प्रेशर है, यहां पर लो प्रेशर है, राइट? तो लो प्रेशर में विंड फिर ऊपर उठ जाएगी और ये विंड फिर ऐसे चलेगी और फिर यहां पर नीचे डाउन हो जाएगी, राइट? एंड दिस इज द मूवमेंट। अब आप देखिए तीनों साइकिल क्लियर हो गए। सेम विल बी हियर, साउथ में भी अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं तो सेम दिखा सकते हो, बट दैट इज नॉट रिक्वायर्ड हियर टू वी हैव शोन हियर। तो अगर आप इसको दिखाना चाहते हैं तो ये इधर फ्लो होगा, राइट? और यहां से ऊपर उठेगा और ऊपर उठ करके ऐसे विंड जाएगी, इस तरह से फिर डाउन जाएगी, दिस इज अप, दिस इज अप। और अगर हम इधर दिखाते हैं तो दिस इज फ्लो टुवर्ड दिस एंड दिस गोज अप, दिस कम्स हियर एंड कम्स हियर डाउन। लेकिन आपको एक चीज देखना है, आई हैव शोन हियर, ये यहां पर हाइट कम है, ये हाइट ज्यादा है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट एट इक्वेटर। तो अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, इसको मैं जरा हटा रहा हूं, सबडक्शन एंड कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इज द अपलिफ्टमेंट ऑफ एयर, सबडक्शन इज द फॉल ऑफ एयर। जहां जहां सबडक्शन होगा, ये सबडक्शन बेल्ट है ये पूरी, सो दिस इज द सबडक्शन बेल्ट। और जहां जहां भी सबडक्शन होगा, wherever there is subduction you will always find high pressure। तो ये आप जो देख रहे हो हाई प्रेशर को जरा देखो, आप ना इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दिस इज हाई प्रेशर, ये पूरा हाई प्रेशर है, ये बेल्ट, दिस इज हाई प्रेशर। क्यों हाई प्रेशर है? ये सबडक्शन, दिस सबडक्शन, राइट? दिस इज हाई प्रेशर, राइट? and here is again high pressure, here is again high pressure। पोल पर भी हवा नीचे आ रही है, यहां भी नीचे आ रही है हाई प्रेशर, और जहां भी अपलिफ्ट हो रही है, राइट? वेयर एवर देयर इज अपलिफ्टमेंट, कहां कहां पर अपलिफ्टमेंट हो रहा है?
एक आपको मैंने बताया कि दिस बेल्ट इज अपलिफ्टमेंट, दिस इज ऑल्सो अपलिफ्टमेंट। तो ये बेल्ट जो है दोनों कन्वेक्टिव बेल्ट है। तो ये एयर सर्कुलेशन। अब जरा आप इसको देखिए, राइट, आप यहां जरा ये देखिए, ये जो मैंने बाउंड्री खींची है, आप कुछ ऐसा मान के चलिए कि एयर सर्कुलेशन इसके अंदर हो रहा है, ये पूरा ट्रोपोस्फियर के अंदर है, राइट। एयर सर्कुलेशन डज नॉट मूव बियॉन्ड दिस जोन, दिस इज विद इन द ट्रोपोस्फियर। इन दोनों को एक ही है, मतलब बेसिकली वन इज नॉर्थ पार्ट अदर इज साउथ। इन दोनों को कहा जाता है हेडली सेल, हेडली सेल, राइट। इसको कहा जाता है फेरल सेल, FERRAL। सो दिस इज फेरल सेल, राइट। दिस इज ऑल्सो फेरल सेल, दिस इज ऑल्सो फेरल सेल। इसको कहा जाता है पोलर सेल, पोलर सेल, दिस इज ऑल्सो पोलर सेल। किसकी हाइट अधिक है? हेडली सेल की मैक्सिमम है, फेरल सेल की हाइट कम है, पोलर सेल की हाइट और कम हो गई। तो ये अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है और इसके बियॉन्ड नहीं। तो जितने भी क्लाउड्स होंगे वो इस जोन के अंदर होंगे, क्योंकि जो एयर ऊपर जा रही है या जो एयर का अपर एटमॉस्फेरिक मूवमेंट हो रहा है उसी की वजह से क्लाउड फॉर्म हो रहे हैं। तो ऑल दी क्लाउड, रेन एंड एवरी फिनोमिना इज हैपनिंग विद इन दिस जोन। ये सब ट्रोपोस्फियर के अंदर हो रहा है। तो दिस इज जस्ट ए 3D मॉडल विच आई हैव शोन कि दैट इज हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। अब आप देखिए, ये जो वेस्टर्ली विंड्स हैं, ये आप पोजीशन देखिए जरा हमारे वर्ल्ड में क्या है। जितनी ये जो ट्रेड विंड वाली जो बेल्ट है, यहां पर आप देखेंगे कि अफ्रीका का बहुत सारा पार्ट है, साउथ अमेरिका का बहुत सारा पार्ट है, एंड एशिया में इंडिया वगैरह काफी पार्ट है, और ये साउथ ईस्ट एशिया पूरे कंट्रीज यहां पर हैं। कुछ ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा पार्ट यहां आ जाता है। इधर देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप मोस्टली हो गया, चाइना का बहुत सारा पार्ट हो गया, रशिया का बहुत सारा पार्ट हो गया, एशिया का बहुत सारा। इधर आप देखोगे तो थोड़ा साउथ अमेरिका का पार्ट है, कुछ अफ्रीका का पार्ट है इसमें, और कुछ तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का पार्ट है। लेकिन इसका ज्यादातर पार्ट ओशियन में है और इधर ज्यादातर लैंड मास है। लैंड मास होने की वजह से ये वेस्टर्ली स्लो है और यहां पर ओशियन होने की वजह से ये वेस्टर्ली फास्ट है। इसलिए मैंने कहा था रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50s, स्टॉर्मिंग या फ्रीकिंग 60s, राइट। और ये आपको विंड का सर्कुलेशन समझ में आ गया। मुझे उम्मीद है कि थ्रू दिस you will be in position to understand why this high pressure, why this high pressure, why this high pressure, because of subduction of air from the upper atmosphere। तो अगर हम इसी चीज को थोड़ा, अगर हम इस चीज को यहां देखें, आप देखिए सेम थिंग विच आई हैव शोन हियर, कि ये हेडली सेल, ये फेरल सेल, ये पोलर सेल, राइट। सेम हेडली सेल, फेरल सेल, पोलर सेल, राइट। एंड ये इस साइड भी सम है, बट बेसिकली दिस इज अराउंड द अर्थ। ये हो गया वेस्टर्लीज, दीज आर, ये दोनों ट्रेड विंड्स हैं, ये वेस्टर्लीज हैं, ये भी वेस्टर्लीज है। ये ईस्टर्लीज, दीज आर ऑल्सो ईस्टर्लीज, ये पोल से आ रही हैं तो पोलर ईस्टर्लीज कह सकते हैं। तो दिस इज दी सर्कुलेशन ऑफ विंड। अब हमारा इंडिया ज्यादातर इस बेल्ट में है। इंडिया इज मोस्टली टू द नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। इक्वेटर से अराउंड, आप अगर इंडिया की लैटिट्यूडनल पोजीशन देखें तो आप देखेंगे कि 8 डिग्री 6 मिनट से 37 डिग्री 4 मिनट तक है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक है नॉर्थ में। तो ज्यादातर इंडिया की जो पोजीशन है वो इस बेल्ट में है। तो इंडिया की जो पोजीशन इस बेल्ट में है, तो हमारे यहां विंड होनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड। विंटर में मोस्टली नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड फ्लो करती है, लेकिन कुछ ऐसे लोकल पैरामीटर्स हैं जिनकी वजह से इंडिया की विंड का पैटर्न चेंज होता है, क्योंकि ऊपर हिमालय प्रेजेंट है और नीचे ये इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो लिखा है। जब हीट होता है हमारा नॉर्थ पूरा, जब सन की पोजीशन नॉर्थवर्ड होती है, तो ये ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ऊपर खिसक जाती है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अगली वीडियो में। तो उसकी वजह से ऊपर चली जाती है। जब ये जोन ऊपर जाती है, सन की पोजीशन नॉर्थ में होती है, जब हमारे इंडिया में समर होती है इन द मंथ ऑफ मई जून, लाइक दिस, अप्रैल मई जून में, तो यहां बहुत हीट होती है इंडिया में। बिकॉज ऑफ दैट लो हीट
इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ऊपर खिसकती है तो ये विंड साउथ वाली ये ऐसे इंडिया की तरफ फ्लो करने लगती है, ऐसे चलने लगती है, और यही विंड का रिवर्सल, मतलब ये जो विंड ऐसे आ रही थी अब ये वापस ऐसे हो गई, ऐसे की बजाय ये हो गई, मतलब नॉर्थ ईस्ट की बजाय साउथ ईस्ट इंडिया में आने लगती है, राइट, साउथ वेस्ट, ये साउथ वेस्ट हो जाती है, ये पहले नॉर्थ ईस्ट था। तो ये रिवर्सल को ही मानसून कहते हैं। तो अभी हम मानसून पर आएंगे। हमें प्लैनेटरी विंड्स को समझना इसलिए जरूरत थी क्योंकि हमें मानसून को समझना है, रिवर्सल को समझना है। दैट इज व्हाई आई मेड यू अंडरस्टैंड द मानसून। अब बिफोर वी कम इनटू द मानसून वी आर आल्सो रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ रेनफॉल। मैंने आपको बताया था कि क्लाइमेट में टेम्परेचर वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन एंड प्रेसिपिटेशन वेरिएशन आर मेन पैरामीटर्स। प्रेसिपिटेशन में मैंने बताया था कि रेन एंड ड्रिजल इज इन लिक्विड फॉर्म एंड स्नो, स्लीट, ग्लेज एंड हेल आर इन सॉलिड फॉर्म। मैंने आपको अंतर भी बताया था कि स्लीट, स्नो, ग्लेज में क्या होता है। इफ यू हैव नॉट सीन यू कैन गो थ्रू माय फर्स्ट वीडियो, राइट। इन माय फर्स्ट वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस एंड नाउ हियर आई एम टेलिंग यू कि व्हाट आर दी different forms of rain, yeah, different type of rains, how the rain can happen, right? Rain is liquid. Rainfall and drizzle are mostly similar. A small difference कि rain happens with a greater speed, diameter of the drop is more than 0.5 mm, and if you talk about the drizzle, diameter of the drop is less than 0.5 mm and it is very slow, intensity is very less. ड्रिजल जितनी होती है कई बार वो उतना सॉइल एब्जॉर्ब भी कर लेती है कई बार, राइट। तो अभी हम बात करते हैं टाइप ऑफ रेनफॉल्स। तो टाइप ऑफ रेनफॉल्स की हम बात करते हैं रेनफॉल, राइट। प्राइमरली टाइप जो है यहां पर अगर हम देखें तो टाइप्स ऑफ रेन में टाइप्स ऑफ रेनफॉल, तो नंबर 1 इज कन्वेक्शनल रेन। मैंने अभी अभी आपको बताया था। अब प्लैनेटरी विंड से आप कन्वेक्शनल रेन को समझ पाएंगे। कन्वेक्शनल रेन, राइट। सेकंड इज फ्रंटल रेन, राइट। और लेट अस से ओरोग्राफिक मैं सेकंड लेता हूं, ओरोग्राफिक रेन, ओरोग्राफिक और रिलीफ रेनफॉल, रिलीफ रेनफॉल, राइट, रेनफॉल। दिस इज टाइप ऑफ रेनफॉल। थर्ड इज frontal rainfall, FRONTAL, frontal rainfall, right. And fourth is cyclonic rainfall, basically जो साइक्लोनिक रेनफॉल है इट इज समटाइम फ्रंट ऑल्सो फॉर्म्स द साइक्लोन। तो हम ये कह सकते हैं कि साइक्लोनिक रेनफॉल इज ऑफ टू टाइप, वन इज फ्रंटल, अदर इज नॉन फ्रंटल। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि फ्रंटल रेनफॉल कैन हैव साइक्लोनिक और मे नॉट हैव साइक्लोनिक। इसलिए प्राइमरली ये दोनों थोड़ा इंटर रिलेटेड है, हम अभी समझेंगे, लेकिन हमने अलग अलग रखा। अब आप बात कर रहे होंगे व्हाट अबाउट द मानसूनल रेनफॉल। तो मानसूनल रेनफॉल इन्हीं से मिलकर के बना है, इसी ओरोग्राफिक से मानसून, मतलब मानसून इज नॉट द टाइप ऑफ रेनफॉल, मानसून इज द रिवर्सल ऑफ विंड्स, राइट। तो अभी हम टाइप ऑफ रेनफॉल की बात कर रहे थे। अब देखो कन्वेक्शनल मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको यहां पर एक एग्जाम्पल, इन चारों को एक एक करके मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन करता हूं। कैन आई रिमूव दिस? आई होप सो, राइट, कि ये 4 तरह की रेन है। अब मैं कन्वेक्शनल रेन आपको बताता हूं, राइट। कन्वेक्शनल रेन आई वांट टू शो यू हियर। तो इसको जो समझिए जरा, देखिए, दिस इज द convectional rain diagram. This is land. The sun always heats the land and sun heats the ground. और जैसे ही ग्राउंड हीट होगा क्या होगा? एयर विल बिकम वार्म, राइट, एयर विल बिकम वार्म। इसका थोड़ा कलर चेंज कर लीजिए, इट इज वार्मर। कौन सा कलर बेटर रहेगा? ओके, ब्लू ले लेते हैं। एयर विल गेट वार्म, वार्मर एयर विल राइज, दिस इज द अपलिफ्ट ऑफ द एयर। इस फिनोमिना को क्या कहा था आपने, जरा बताइए। इफ द एयर इज अपलिफ्टेड टुवर्ड द एटमॉस्फेयर इट इज कॉल्ड कन्वेक्शन। एनी एयर पार्सल when it is heated it becomes lighter, light air moves up,
राइट, ऊपर चलती है, उठती है। अगर ये एयर पार्सल पूरा का पूरा बड़ा एयर मास अपलिफ्ट हो जाता है हीटिंग की वजह से, लाइट हो गया, ऑब्वियसली ऊपर जाने लगेगा। आप स्मोक को देखिए, स्मोक कहीं आग लग जाए तो जरा देखिए कि वो एयर पार्सल है, वो हॉट है, इसलिए लाइटर है, इसलिए ऑल दीज लाइटर गैसेस मूव अप, तो ये एयर ऊपर जाती है। बट जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जाते हैं, मैंने आपको एक चीज बताई थी, दैट इज फॉल इन टेम्परेचर। 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 मीटर, इतना टेम्परेचर कम होता जाता है। अगर आप 1 किलोमीटर हाइट चलते हैं ट्रोपोस्फियर में तो 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता जाता है। दैट इज वाई व्हेन यू मूव फ्रॉम लोअर पार्ट टू द अपर पार्ट ऑफ द हिमालय, टेम्परेचर विल कीप ऑन डिक्रीजिंग, राइट, एंड आफ्टर सर्टेन हाइट, एल्टीट्यूड जिसको हम कहते हैं, व्हेन द टेम्परेचर बिकम्स बिलो फ्रीजिंग, बिलो जीरो, स्नो विल अकर। तो इसी तरह से ट्रोपोस्फियर में, तो अगर ये हॉट मॉइस्ट एयर होती, अगर ये हॉट एंड साथ में अगर इसमें मॉइस्चर भी हो, कब होगा मॉइस्चर? इफ इट इज हीटेड इन द ओशियन, या फिर ओशियन के आसपास सराउंडिंग, राइट, तो जहां पर वाटर बॉडीज है, ओशियन है, सराउंडिंग है, अगर वो एयर हीट होती है विच विल कैरी द मॉइस्चर, तो ऊपर जाकर के ये कूल होगी, तो एयर कूल्स एंड कंडेंसेस, तो ये क्लाउड बनेगा, और ये क्लाउड बनने के बाद ये कंडेंस होगा एंड दिस विल स्टार्ट रेनिंग। तो दिस काइंड ऑफ द रेनफॉल इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेन। अब आप बताइए कन्वेक्शनल रेन फिनोमिना कहां होगा? इक्वेटोरियल बेल्ट पे तो हमेशा हाई टेम्परेचर होता है, हमेशा कन्वेक्शन फिनोमिना है, एयर ऊपर उठती है। तो जो इक्वेटोरियल बेल्ट है, दैट इज मोस्ट प्रोमिनेंट प्लेस ऑफ द कन्वेक्शनल रेनफॉल, एंड इंपॉर्टेंट इज दैट सी के आसपास, ओशियन के आसपास। सो इन अमेजन बेसिन, Amazon is in near the Pacific Ocean and in the Brazil and certain part of the South America. Then Congo River को आपने नाम सुना होगा, जायरे रिवर भी कहते हैं, and which is in Africa, इक्वेटोरियल बेल्ट है। फिर हमारा पूरा साउथ ईस्ट एशिया, राइट, साउथ ईस्ट एशिया आप देख लीजिए, मलेशिया के नीचे इंडोनेशिया का पार्ट, पपुआ न्यू गिनी एंड सो मेनी प्लेसेस, ऑल दीज प्लेसेस रिसीव हैवी कन्वेक्शनल रेनफॉल, क्योंकि ट्रेड विंड्स आर कमिंग and these trade winds are uplifting. This phenomena of upliftment is called convection. तो this convectional rainfall occurs in equatorial belt. अब आप देखिए जरा, नाइट में टेम्परेचर कम होता है, तो नाइट में कन्वेक्शन फिनोमिना कम होगा, लेकिन अर्ली मॉर्निंग भी कम होगा। लेकिन जैसे ही सन का टेम्परेचर बढ़ेगा 10 डिग्री, सन का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, मतलब कि टाइम मूव्स अप 10 o'clock ऑनवर्ड, 11 o'clock, 12 o'clock, तो जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी, एयर उतनी ज्यादा हीट होकर के ऊपर जाएगी, और ये अपलिफ्ट होने में भी समय लगता है। इट डजंट हैपन इमीडिएटली इन 1 hour और हाफ एन आवर, इट टेक्स 2 to 3 hour, 4 hour. तो दिस कन्वेक्शनल रेनफॉल ऑफन हैपेंस इन लेट आफ्टरनून. लेट आफ्टरनून मीन्स अराउंड 4 o'clock, 5 o'clock, 3 o'clock, समथिंग लाइक दैट. तो इसको आफ्टरनून रेन कहा जाता है. और जितनी हीट हुई एयर उतनी ऊपर जाएगी, देयर विल बी लॉट ऑफ थंडरिंग, लॉट ऑफ लाइटनिंग, और क्योंकि ये ऊपर जाएगी कंडेंस होगा और रेन हैपेंस, एंड हैवी रेन होती है, टॉरेंशियल रेन होती है, लगातार पानी, मतलब लगातार मतलब 2-2.5 घंटे, 1.5 घंटे, आधा घंटे, 1 घंटे पानी बरसता है. तो इक्वेटोरियल बेल्ट रिसीव्स अराउंड द ईयर, मोस्ट ऑफ द टाइम रेनफॉल होती रहती है, एंड दिस रेन इज कॉल्ड कन्वेक्शनल रेन, राइट. और ये आफ्टरनून में होती है, इसको कई बार आफ्टरनून रेनफॉल कहा जाता है. ये लगातार नहीं होती कि चलो 6 घंटे, 10 घंटे, 20 घंटे, 5-15 घंटे होती रहेगी. नाइट में नहीं होगी, लेट आफ्टरनून में होगी, 1 घंटे, 1.5 घंटे, आधा घंटे, 2 घंटे, समथिंग लाइक दैट, राइट. तो ये है कन्वेक्शनल रेनफॉल. तो ये मैंने आपको कन्वेक्शनल रेनफॉल का बताया. आई जस्ट विल रिपीट द चेंजेस व्हिच आई हैव मेड हियर. एंड नाउ आई विल टेक द सेकंड टाइप. मैंने क्या बताया था? कन्वेक्शनल रेनफॉल के बाद बताया था सेकंड नंबर पर ओरोग्राफिक रेनफॉल. तो सेकंड आई विल टेल यू अबाउट द ओरोग्राफिक रेनफॉल. तो इसको जरा हम हटाते हैं. अब मैं ओरोग्राफिक का आपको डायग्राम दिखाता हूं, राइट. अब इसको कोने में ले जाकर के इधर रख देते हैं. एंड नाउ लेट मी टेक द ओरोग्राफिक रेनफॉल. ओरोग्राफिक इज समथिंग लाइक दिस. आप इसको जरा समझिए. देखिए यहां पर ये सी है. कैन यू अंडरस्टैंड दिस? ये सी है, दिस इज सी. अगर विंड्स आर कमिंग फ्रॉम द सी लाइक दिस,
तो मॉइस्ट विंड्स होंगी, दीज आर moist and hot if these winds are coming from the equatorial side or sea side. अगर ये लैंड माउंटेन है या फिर दिस इज ए हाईलैंड, then this provides barrier to these winds. So these winds are forced to move up. These winds are forced to move up. This upward movement results in cooling. So what is the basic parameter which is forcing the movement of the wind upward? That is nothing but this barrier of the mountain. ये है barrier. So this is barrier. So this mountain or highland causes upliftment of the air. और जैसे air ऊपर पहुंचती है, so what is happening here? After the air is lifted up, यहां पर ये cloud बन गया. So this is cloud and condensation. तो rain start happening, right? तो this part of the mountain which is called windward slope, इस slope को कहते हैं windward slope. wind इधर से आ रही है, this is called windward slope. Windward slope of the mountain or highland will receive plenty of the rainfall. हमारे इंडिया में मानसूनल विंड्स साउथ वेस्ट मानसून बे ऑफ बंगाल की तरफ से और अरेबियन सी की तरफ से आते हैं, फिर वो वेस्टर्न कोस्ट में स्पेशली केरला का जो पार्ट है वहां पे टकराते हैं और वहां पर वेस्टर्न घाट है. वेस्टर्न घाट प्रोवाइड्स द फिजिकल बैरियर और ये विंड ऊपर अपलिफ्ट होती हैं और ये हैवी रेनफॉल देती हैं वेस्टर्न कोस्ट में. तो आप अगर देखेंगे पूरा केरला हो गया, कर्नाटका का ये वाला पार्ट वेस्टर्न वाला पार्ट, वेस्टर्न पार्ट हो गया, और बेसिकली दिस इज दी कोंकण वाला जो पार्ट है गोवा तक, यहां पर अच्छी खासी हैवी रेनफॉल होती है और वो ओरोग्राफिक रेनफॉल है. सो दिस इज ओरोग्राफिक. लेकिन माउंटेन के पीछे देखो जरा, अगर हम माउंटेन के पीछे चले जाएं तो यहां पर आप देखोगे कि वापस विंड्स नीचे आ गई. सो द विंड्स स्टार्ट कमिंग अगेन डाउन, क्योंकि हाइट कम हो गई. अगर विंड्स नीचे आती हैं तो फिर वो वार्म होने लगेंगी, राइट? तो यहां रेन नहीं होगी. तो इस डायरेक्शन को कहते हैं लीवार्ड डायरेक्शन. लीवार्ड डायरेक्शन ऑफ माउंटेन. अब माउंटेन की दो डायरेक्शन हो गए. वन आई टोल्ड द विंडवार्ड डायरेक्शन, अदर आई टोल्ड लीवार्ड डायरेक्शन. विंडवार्ड इज द फेसिंग द विंड, लीवार्ड इज द बैक साइड ऑफ द माउंटेन. तो बैक साइड विल नॉट रिसीव मच रेन. आप देखिए यहां पर लिखा है रेन शैडो, तो दिस इज रेन शैडो, दिस इज रेन शैडो. यहां पर रेन नहीं होती, कम होती है बेसिकली, यहां पर रेन कम होती है. तो अगर हम देखेंगे वेस्टर्न घाट, इंडिया की बात करें, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में, केरला साइड में रेन है, लेकिन वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड में जहां बैंगलोर है या तमिलनाडु का पार्ट है वहां रेन नहीं है, कम है रेन बेसिकली. तो रेन का अंतर भी काफी ज्यादा है. तो वो लीवर्ड और विंडवर्ड डायरेक्शन का इफेक्ट है. तो इसको कहते हैं रेन शैडो. रेन शैडो एरिया में रेन कम होती है. दो चीजें हमने डिस्कस की. फर्स्ट वाज दी कन्वेक्शनल रेन, सेकंड वाज दी ओरोग्राफिक रेन. अब हम थर्ड रेनफॉल की बात करते हैं, दैट इज फ्रंटल रेनफॉल. तो फ्रंटल रेनफॉल को समझने के लिए अगर आपको जरा यहां पर आना पड़ेगा, आई जस्ट शो द डायग्राम हियर एंड दिस इज फ्रंटल रेनफॉल, राइट? फ्रंट, व्हाट इज द फ्रंट? अगर आप याद करो, राइट, किसको याद करें? बिफोर आई कम हियर आई जस्ट रिकॉल यू दीज विंड्स. आप ये देखो जरा, यहां पर ये वाला पोजीशन, यहां से आ रही हैं पोलर ईस्टर्लीज, यहां से आ रही हैं वेस्टर्लीज. दीज पोलर ईस्टर्लीज आर हैवी विंड्स. क्यों? टेम्परेचर कम है. कम टेम्परेचर होगा विंड हैवी होगी, ज्यादा टेम्परेचर होगा विंड लाइट होगी. दीज विंड्स आर हॉट रिलेटिवली एज कंपेयर टू दिस. हॉट हैं तो लाइट है, ये हैवी है. एंड दीज हैवी विंड्स आर कमिंग फ्रॉम पोलर साइड. ये थोड़ा ड्राई है. क्यों? क्योंकि ओशियन की बजाय यहां पर स्नो है, तो स्नो के ऊपर से विंड आ रही है, तो इसमें मॉइस्चर कम है. और ये विंड आ रही है ओशियन के ऊपर से, सो इनमें मॉइस्चर ज्यादा है. और ये लाइट है, तो ये हॉट है, ये कोल्ड है. व्हेन हॉट एंड कोल्ड विंड्स आर कमिंग, यहां पर ये सिचुएशन नहीं है. बोथ साइड टेम्परेचर इज सिमिलर, सो द विंड्स आर ऑफ ऑलमोस्ट सेम टेम्परेचर. ये मिक्स हो जाकर के ऊपर चली जाती हैं. दीज विंड्स आर रिलेटिवली ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर. तो इस बेल्ट में
और इस बेल्ट में, क्योंकि यहां पर लैंड मास है नहीं है, सो दिस मच डज नॉट हैव मच सिग्निफिकेंस टू डिस्कस हियर। लेकिन यहां पर तो लैंड मास है, पार्ट ऑफ द कनाडा, पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न अमेरिका, पार्ट ऑफ द यू हैव द सेवरल पार्ट ऑफ द यूरोप एंड सम पार्ट ऑफ द रशिया, कुछ यहां पर है नॉर्वे वगैरह। तो यहां पर हमें फ्रंटल रेनफॉल मिलेगी, क्योंकि विंड्स आर कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन हैविंग द डिफरेंट टेम्परेचर एंड डिफरेंट मास। तो जो हैवी विंड होगी वो नीचे रह जाएगी, जो लाइट विंड होगी वो ऊपर उड़ जाएगी, और ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से फ्लो करती हैं। तो ये जो इंटरफेस विच विल बी क्रिएटेड दैट इज कॉल्ड फ्रंट। तो मैं जो अभी बात कर रहा था कि आई विल डिस्कस यू द फ्रंट, तो आप इसको आ जाइए। अब यहां देखिए उसी इंटरफेस की हम बात करते हैं, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द फ्रंट। आप देखो यहां पर ये हॉट विंड आ रही है, दिस इज हॉट विंड, आई विल जस्ट टेक द सेम रेड कलर, दिस इज हॉट विंड, ये हॉट विंड्स हैं, राइट। ये कहां से आ रही हैं हॉट विंड्स? वेस्टर्लीज कह लीजिए आप इनको, राइट, दीज आर वेस्टर्लीज। और अपोजिट साइड से कौन सी विंड आ रही है? कोल्ड विंड्स, राइट, दीज आर कमिंग कोल्ड विंड्स। और ये आ रही हैं पोलर, तो इनको कह सकते हैं हम पोलर ईस्टर्लीज। अब पोलर ईस्टर्लीज आर हैवी, ड्राई भी हैं, हैवियर भी हैं, कोल्ड भी हैं, ये वार्मर हैं, लाइटर हैं, तो ये ऊपर उठ जाएंगी और एक इस तरह की इंटरफेस बन जाएगी। दिस इंटरफेस विच यू कैन सी हियर इज नथिंग बट, ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस दिखा रखा है, ये डॉटेड डॉटेड डॉटेड, दिस इज फ्रंट, दिस इज कॉल्ड फ्रंट, राइट। ये जो फ्रंट है दिस इज, अगर ये पोर्शन देखेंगे तो ये वार्म है, सो दिस इज वार्म फ्रंट, राइट, दिस इज वार्म फ्रंट। तो ये विंड्स, वार्म एयर, lighter air, coming westerlies winds having the moisture, these winds move up and that is how these winds form the clouds। तो ऊपर उठने के बाद these winds form the clouds। तो ये देखो ये clouds बन गए, ये clouds बन गए, and these clouds start giving rain when there is a sufficient cooling। In westerlies there is lot of formation of the फास्टर एयर एंड दे गिव, क्योंकि कोरियोलिस इफेक्ट इज ऑल्सो यहां पर थोड़ा फास्ट है, अधिक है, एम वी ओमेगा साइन फाइव, कोरियोलिस फोर्स इज मतलब स्ट्रॉन्गर, तो विंड्स बिकम सर्कुलेटरी। अब मैंने बताया था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज की विंड सर्कुलेशन होगा, तो एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेटरी विंड्स एक साइक्लोनिक फॉर्मेट ले लेती हैं, तो फ्रंटल रेन ऑफन बिकम्स साइक्लोनिक। हालांकि ये जो साइक्लोन से बहुत स्ट्रांग नहीं है, दे आर नॉट वेरी वेरी स्ट्रांग, बट एक साइक्लोनिक फॉर्मेशन ले लेते हैं। इनको कई बार टेम्परेट साइक्लोन कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मली दैट रेंज इज ए टेम्परेट बेल्ट, राइट। जो भूमध्य रेखा से थोड़ा 20 to 30 डिग्री नॉर्थ साउथ है उसको कहते हैं ट्रॉपिकल बेल्ट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो ट्रॉपिकल बेल्ट। तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन नहीं है, दीज आर टेम्परेट साइक्लोन, बहुत ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं है, लेकिन दीज हैव कंटिन्यूअस फ्लो। साइक्लोनिक हो सकता है ये फ्रंटल, इसीलिए मैंने पहले बताया था कि साइक्लोनिक फ्रंटल हो सकती है और हो सकता है ना भी साइक्लोनिक हो। तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी अधिकतर हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रंटल रेनफॉल विच मोस्टली हैपेंस इन दैट रीजन ऑफ विच रीजन, जो यूरोप का पार्ट हो गया, नॉर्थ अमेरिका का पार्ट हो गया, रशिया का पार्ट हो गया, ज्यादातर उस बेल्ट में है, साउथ में तो ज्यादातर ओशियन है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड द फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल नॉर्मली ग्रेजुअल है, ज्यादा लंबे समय तक, जैसे अभी मैंने 3 बात की, वन एज कन्वेक्शनल, कन्वेक्शनल इक्वेटोरियल बेल्ट पे है, आफ्टरनून रेन कहलाती है, इंटेंस होती है, लाइटनिंग थंडरिंग होती है, हैवी रेनफॉल होती है, कम समय के लिए होती है, आफ्टरनून रेन अक्सर कहते हैं इसको। सेकेंड हो गई ओरोग्राफिक। ओरोग्राफिक इज मेनली बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ हाईलैंड्स, प्रेजेंस ऑफ माउंटेन्स, when winds are moist, coming from seaside, coming from water side, coming across the highlands, lifted up। तो जो ओरोग्राफिक है वो तो वर्ल्ड में बहुत जगह होती है, राइट, और खास करके जो ओशियन के आसपास हाईलैंड्स है, माउंटेन्स है, वहां पर तो बहुत होती है। तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत वर्ल्ड में बहुत जगह है, इंडिया में है, साउथ अफ्रीका में है, अफ्रीका में, अफ्रीका के जो पार्ट में है, साउथ अमेरिका के पार्ट में है, और इसको अभी हम देखेंगे। फिर हम फ्रंटल देखें तो ये ज्यादातर नॉर्थ बेल्ट में हो गया। फ्रंटल रेनफॉल नॉर्मली लंबे समय तक चलती है, लेकिन इंटेंसिटी इसकी कम होती है, बहुत तेज नहीं होती। जैसे इक्वेटोरियल बेल्ट बहुत फास्ट रेन होती है, बट ये उतनी तेज नहीं होती, राइट। तो ट्रॉपिक जो इक्वेटोरियल बेल्ट था दैट वाज बेसिकली कन्वेक्शनल रेन, बहुत हैवी होती है, बट दिस विल बी लिटिल ग्रेजुअल
लॉन्गर और थोड़े लंबे समय तक। तो अमाउंट ऑफ रेन ज्यादा है क्योंकि काफी लंबे समय तक होती है, लेकिन इंटेंसिटी ऑफ रेन जो होती है ना, जो बहुत तेज होना, वैसा नहीं है, राइट। तो ये हो गया फ्रंटल रेनफॉल। अब हम लास्ट डिस्कस करते हैं फ्रंटल रेनफॉल के बाद। आई जस्ट शो यू द लास्ट पार्ट ऑफ द रेन, एंड द लास्ट पार्ट ऑफ द रेन इज साइक्लोनिक। तो इंडिया में भी कभी कभी साइक्लोन्स आ जाते हैं, वी आर वेल अवेयर, और वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे साइक्लोनिक रीजन्स हैं जहां पर कभी कभी साइक्लोन्स आते रहते हैं। ट्रॉपिकल बेल्ट इज वेल नोन। तो साइक्लोनिक रेनफॉल को समझने के लिए, मोस्टली साइक्लोनिक रेन हैपेंस इन दी सी शोर एरिया, कोस्टल एरिया में ज्यादा होती है। एंड नॉट ओनली दैट, साइक्लोनिक एयर का जो सर्कुलेशन है दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना। और साइक्लोन फॉर्म होना एक डिजास्टरस है, सबसे हैवी रेन, हाई विंड्स, लॉट ऑफ द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी विच कैन हैपन। अब देखो ओशियन के यहां पर आप ये देखिए, यहां पर मैं आपको बताता हूं कि कैसे इस एयर का सर्कुलेशन वो इस तरह से सर्कुलेट हो रही है, राइट। अगर ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है तो ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर है तो क्लॉकवाइज सर्कुलेशन होगा, और ये सर्कुलेट होकर के हवा ऊपर उठती है। व्हाई दिस विंड अपलिफ्ट्स? क्योंकि ये विंड मॉइस्ट है, हॉट है, और ऊपर जाकर के ये हॉट होने की वजह से ये लाइटर है, तो लाइटर एयर ऊपर जाती है, राइट। और ऊपर जाकर के फिर ये क्लाउड फॉर्म करती है, एंड दीज क्लाउड्स, ये क्लाउड्स फॉर्म करती है ये, राइट, एंड दीज क्लाउड्स गिव द रेन। तो ये साइक्लोनिक रेनफॉल इज मोस्टली हैपनिंग इन द ट्रॉपिकल बेल्ट। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मतलब जैसे आप अगर इक्वेटर को समझते हैं तो इक्वेटर के दोनों साइड, I'll just remove this, क्योंकि यहां पर तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। I'll just remove this and I will show you tropical belt। तो यहां पर आप ये देखिए, राइट। तो ये देखो, ये इक्वेटर है, दिस इज 23.5 डिग्री नॉर्थ, दिस इज 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, एक रफ डायग्राम है। 66.5 डिग्री नॉर्थ, हाफ डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री साउथ, हाफ डिग्री साउथ। इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट। दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट, कैप्रिकॉर्न। ये है अंटार्कटिक सर्किल, दिस इज आर्कटिक सर्किल, सो दिस इज आर्कटिक सर्किल, आर्कटिक सर्किल, एंड दिस इज एंटार्कटिक सर्किल, 66.5 डिग्री साउथ, एंटार्कटिक सर्किल, राइट। तो ये एंटार्कटिक सर्किल है, दिस इज आर्कटिक सर्किल, दिस इज इक्वेटर, दिस इज इक्वेटर 0 डिग्री। तो ट्रॉपिकल बेल्ट एक तो ये है, इसके आसपास की बेल्ट है ये 20 to 30 डिग्री है, और एक ये 20 to 30 डिग्री वाली साउथ वाली बेल्ट। तो यहां पर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, और यहां पर टेम्परेट साइक्लोन जो कि फ्रंटल रेनफॉल की वजह से आते हैं, और ये हो गए। तो मोस्टली यहां पर फ्रंटल रेनफॉल होती है, तो ये टेम्परेट बेल्ट होती है, टेम्परेट, और ये होगी ट्रॉपिकल, राइट। सो दिस इज ट्रॉपिकल बेल्ट, ट्रॉपिकल। तो मैं आपको बताना चाह रहा था कि रेनफॉल कहां होती है, किस तरह की। अब प्राइमरीली 4 तरह की रेन है, क्या? कन्वेक्शनल रेन, सेकेंड ओरोग्राफिक, थर्ड फ्रंटल, फोर्थ साइक्लोनिक, राइट। अब इंडिया में मोस्टली ओरोग्राफिक होती है, लेकिन जो कोस्टल एरिया है, जैसे अगर हम ईस्ट कोस्ट देखें, उड़ीसा हो गया, देन आंध्रा कोस्ट, देन उसके नीचे आते हैं कुछ आंध्रा के नीचे, राइट, तमिलनाडु का कुछ पोर्शन ऊपर वाला, तो कर्नाटका का, यहां पर ईस्ट कोस्ट में ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं, इधर गुजरात साइड में फिर एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का हो गया। वर्ल्ड में बहुत सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, और हर जगह अलग अलग इंटेंसिटी, अलग अलग उनके नाम है। तो एक बार हम जरा देखते हैं कि साइक्लोन्स जो आते हैं उनका क्या पैटर्न है और कहां पर आते हैं। तो आई कैन शो यू कि व्हाट आर द टाइप ऑफ द रेन्स और साइक्लोन्स नॉर्मली कहां कहां आते हैं, किस तरह। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कन्वेक्शनल रेन। कन्वेक्शनल रेन के रीजन्स क्या हैं वर्ल्ड में, राइट। कन्वेक्शनल रेन के रीजन्स क्या हैं वर्ल्ड में, और उसी से आपको आइडिया लग जाएगा
कि इंडिया में कन्वेक्शनल रेन होनी चाहिए या नहीं, राइट, क्योंकि अगर वर्ल्ड के रीजन्स आपको समझ में आ गए तो आप इंडिया के समझ सकते हो। तो यहां पर इंडिया वर्ल्ड के कन्वेक्शनल रेन एरियाज दिखा रखे हैं, आप जरा देखिए यहां पर, राइट, मैं आपको यहां पर थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूं, आप देखिए जरा, ये पहला रीजन है कन्वेक्शनल रेन, ये नंबर 1 ले लो, ये नंबर 2 ले लो, राइट, और ये नंबर 3 ले लो। ये लगभग इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये भूमध्य रेखा की पोजीशन है, राइट, दिस इज इक्वेटर। तो इक्वेटोरियल बेल्ट पर ये साउथ अमेरिका है, दिस इज नॉर्थ अमेरिका, दिस इज अफ्रीका, दिस इज कंप्लीटली एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया है, राइट। आई हैव नॉट सोन हियर अंटार्कटिका, दैट हैज नो मच रिलेवेंस फॉर दिस पर्पज। तो यहां पर अगर हम देखें तो दिस इज द रिवर, अगर आपने अमेजन रिवर का नाम सुना हो, राइट, द वेरी डेंस फॉरेस्ट ऑफ अमेजॉन, तो दिस इज अमेजॉन रिवर बेसिन। तो दिस इज दिस बेल्ट, इट्स मेनली ब्राजील एंड द अदर एरिया ऑफ सर्टेन पार्ट ऑफ अर्जेंटीना, ब्राजील का पार्ट है मेनली, राइट। और ये है सेंट्रल अफ्रीका विच इज जायरे रिवर और कॉन्गो रिवर, और ये पूरा है इंडोनेशिया एंड द सर्टेन पार्ट ऑफ द, राइट, पपुआ न्यू गिनी एंड दिस पोर्शन। तो दिस इज दैट बेल्ट, ईस्ट एशिया, राइट। तो दिस इज इक्वेटोरियल रेनफॉल। ये कौन सी इक्वेटोरियल बेल्ट है? इक्वेटोरियल रेनफॉल कौन सी है? कन्वेक्शनल, आफ्टरनून रेन, हैवी रेनफॉल, राइट, टॉरेंशियल मतलब लाइटनिंग, थंडरिंग एंड दैट। तो दिस इज द फीचर। अब हम सेकेंड देखते हैं यहां पर, सेकेंड, अब इसको मैं क्लोज करता हूं, आई विल शो यू द सेकेंड वन, एंड सेकेंड विल बी द वर्ड में दूसरे रेनफॉल रीजन्स और कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। तो इसको थोड़ा डिलीट करते हैं एंड आई कैन शो यू हियर द फ्रंटल रेनफॉल, राइट। देखो ओरोग्राफिक को पहले दिखा देता हूं। ओरोग्राफिक वैसे तो देखा जाए तो ओरोग्राफिक बहुत जगह है, ये मानसूनल टाइप की रेनफॉल है जहां पे मानसून ज्यादा होता है। देखो इक्वेटर से थोड़ा ऊपर नीचे, इसमें इंडिया पूरा आ गया, राइट, इंडिया आ गया, कुछ ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, या इधर पूरा आप देख रहे हैं ये ब्राजील का बहुत सारा पार्ट, कुछ अर्जेंटीना का, कुछ ये मैक्सिको हो गया, या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका हो गया, एशिया का बहुत सारा, कुछ ये इंडिया के एडजेसेंट जो कंट्रीज हैं, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, जापान हो गया, यहां पर बहुत सारे में ओरोग्राफिक रेन होती है, और दिस इज बेसिकली द रेन विच इज ऑल्सो कॉल्ड द मानसूनल टाइप ऑफ द कैटेगरी। तो यहां पर रिवर्सल ऑफ विंड्स का बहुत ज्यादा इंपैक्ट है, दिस इज बेसिकली दैट कैटेगरी। ये बेसिकली दिस इज द रिवर्सल ऑफ विंड्स, मानसूनल कैटेगरी। जो मानसूनल कैटेगरी है वो बेसिकली ज्यादातर ओरोग्राफिक रेन देती है, क्योंकि विंड का डायरेक्शन चेंज होता है, विंड स्ट्राइक टू द लैंड मास एंड दे प्रोड्यूस द रेनफॉल। तो दिस इज द सेकेंड कैटेगरी। अब हम थर्ड बात करते हैं, मैंने बताया था फ्रंटल रेन। तो फ्रंटल रेन आई टोल्ड यू कि नॉर्मली ये फ्रंटल रेन की जब हम बात करते हैं तो दैट फ्रंटल रेन इज मोस्टली इन द यूरोप पार्ट, मोस्टली इन द 60 to 70 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ की जो बेल्ट है टुवर्ड दी नॉर्थ में ज्यादातर, क्योंकि साउथ में तो मोस्टली ओशियन है। तो ये देखो आप, अब यहां पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो व्हाट यू विल फाइंड हियर कि दिस इज लेट अस से द पोजीशन ऑफ इक्वेटर, लगभग ये पोजीशन है इक्वेटर की, राइट, समथिंग लाइक दिस, दिस इज इक्वेटर, राइट। और ये जो शेडेड एरिया है ग्रीन कलर से, दीज शेडेड एरियाज आर नथिंग बट, दे आर नथिंग बट दी रेनी एरियाज। तो ये आप देखो, ये पोर्शन, ये हो गया, ये हो गया, दिस इज इन द पार्ट ऑफ कैनेडा, राइट, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ यूएसए कैनेडा, ये पूरा हो गया, यूरोप का पार्ट हो गया, इसमें यूके का भी पार्ट आ जाएगा, सर्टेन पार्ट ऑफ द रशिया ऑल्सो, एंड ये वेस्टर्न पार्ट, ये ईस्टर्न पार्ट। तो ये यहां पर फ्रंटल रेनफॉल है। सो दिस इज दी बेसिकली फ्रंटल रेनफॉल। एंड अगर हम 60 to 70 डिग्री साउथ देखें तो दिस विल बी बियॉन्ड द लैंड मास जोन, इसलिए बियॉन्ड लैंड मास जोन हैज नो सिग्निफिकेंस टू डिस्कस, वहां पर तो ओशियन, ओशियन एंड ओनली ओशियन। तो दिस इज द फ्रंटल रेनफॉल। अब हम फ्रंटल रेनफॉल के बाद हम बात करते हैं कि नंबर 4 इज साइक्लोनिक रेन। तो साइक्लोनिक रेन की अगर हम बात करते हैं देन आई विल टेक द साइक्लोनिक रेन हियर टू एक्सप्लेन दी थिंग्स। और साइक्लोन के बड़े अलग अलग नाम है। When you see different regions of the world have the different kind of the cyclones and there are different names. So we can see here cyclonic rain and I can just show you here the cyclonic rainfall areas. आप जरा यहां पर ध्यान दीजिए। This is Africa, right? This is central part is Africa. This is Africa.
दिस इज इक्वेटर, ये इक्वेटर दिखा रखा है, राइट, दिस इज इक्वेटर। तो इक्वेटर के नॉर्थ और साउथ दोनों साइड, तो मैंने बताया था ना 20 to 30 डिग्री नॉर्थ, तो एक तो ये वाला पोर्शन हो गया, ये पोर्शन हो गया पूरा, और इसी तरह साउथ में हो गया ये पोर्शन। तो ये साइक्लोनिक एरिया है, ये है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये ट्रॉपिकल है। फ्रंटल साइक्लोन्स मतलब टेम्परेट साइक्लोन इसके ऊपर है, राइट, विच वी हैव ऑलरेडी शोन कि मोस्टली फ्रंटल की वजह से होता है। तो ये साइक्लोन्स यहां फॉर्म होते हैं ओशियन में, फिर इनका मूवमेंट होता है इस तरह से, इसी तरह ये यहां फॉर्म होते हैं। और ये क्योंकि ट्रेड विंड वाला जोन है, ट्रेड विंड, डू यू अंडरस्टैंड, ट्रेड विंड का फ्लो ऐसा होता है, ट्रेड विंड का फ्लो ऐसा होता है, इसलिए ज्यादातर साइक्लोन्स ईस्ट साइड से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां तो या तो फिर साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो है या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो है। तो मोस्टली ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स हैव दीज साइक्लोन्स, राइट। इसीलिए इंडिया में भी ईस्ट में ज्यादा साइक्लोन आते हैं, गुजरात साइड में कम आते हैं, केरला साइड में कम आते हैं, लेकिन आंध्रा साइड, उड़ीसा साइड में ज्यादा साइक्लोन आते हैं, क्योंकि उधर से ज्यादा फ्लो होता है ईस्टर्न, तो साइक्लोनिक फ्लो इधर से ज्यादा होता है। अब इन साइक्लोन्स के, दीज आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इन साइक्लोन्स के अलग अलग नाम है। आई कैन शो यू हियर द नेम्स, यू कैन सी जस्ट कि व्हाट आर दीज साइक्लोन्स कॉल्ड। देखो ये मैक्सिको है, राइट, गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में इनको हरिकेन्स कहा जाता है। दीज साइक्लोन्स आर कॉल्ड हरिकेन्स, इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ हरिकेन्स। तो हरिकेन्स हिट दी मैक्सिको एंड दी नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में जो फ्लोरिडा वाला पार्ट है नीचे, यहां हैवी साइक्लोन्स आते हैं, हरिकेन्स कहते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन है। फिर यहां पर देखिए जापान के पास और चाइना के पास और ये जो ईस्ट एशिया का जो ऊपर वाला पार्ट है, तो यहां टाइफून कहलाते हैं, जापान में इनका नाम है टाइफून्स। ये ऑस्ट्रेलिया है, तो नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, यहां पर नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में इनको विली विली कहा जाता है, WILLY, विली विली कहा जाता है। इंडिया में इनको साइक्लोन के नाम से ही जाना जाता है। अफ्रीका का जो ये मैदागास्कर वाला पार्ट है, और बेसिकली ये इंडिया हो गया, ताइवान हो गया, ये बांग्लादेश का पार्ट है, इंडिया का पार्ट है, एडजेसेंट पार्ट है, और जितना भी ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है, यहां पर इनको साइक्लोन ही कहा जाता है। तो दीज आर ट्रॉपिकल साइक्लोन, टाइफून, विली विली, हरिकेन्स, ये इनके अलग अलग नाम है। इसी को अगर आप और एक और मैप में अगर आप देखना चाहते हो, तो आई कैन शो यू इन अ डिफरेंट, इन वन मोर मैप ऑल्सो, साइक्लोन्स, द सेम थिंग विच इज इन ए डिफरेंट वे, राइट। आप देखिए ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ये देखो ये इंडिया है, दिस इज बेसिकली इंडिया। तो इंडिया में साइक्लोन्स आ रहे हैं, मोस्टली इधर से आ रहे हैं, राइट। कुछ विंड का जब डायरेक्शन रिवर्सल होता है तो इधर से भी आ सकते हैं। ये देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स साउथ वाले हैं, ये नॉर्थ वाले हैं, ये ट्रॉपिकल नॉर्थ, हरिकेन्स अमेरिका में, ये टाइफून्स जापान में एंड इन दिस एरिया, और ये ट्राइपोल विली विलीज इन दी नॉर्थ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। सो दीज आर दी साइक्लोनिक सर्कुलेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड। साइक्लोन्स जब भी आते हैं, आप लोगों ने कई बार सुना है, देखा है, टेलीविजन पे देखा है, न्यूज में देखा है कि हाउ स्ट्रॉन्ग साइक्लोन्स आर, दे अफेक्ट दी life and property, they cause lot of basically loss to the life and property, and that loss to the life and property can be very endangered. I can show you कि देखिए साइक्लोनिक रेनफॉल जब आती है तो आप देखोगे कि winds are flowing with a speed of maybe 150 किलोमीटर पर आवर, और कई कई ट्रॉपिकल साइक्लोन तो जैसे हरिकेन्स वगैरह है, टॉर्नेडो जिसको कहते हैं अमेरिका में, they will have the speed of more than 200 किलोमीटर पर आवर, also 250, but इंडिया में जो आते हैं 150, 160 किलोमीटर पर आवर, there are very strong winds and having lot of rain, and this continues for certain period, have lot of the uprooting of the trees and lot of the destruction to the electricity poles and the buildings, and so this is definitely a something which can harm and definitely is a concern, right? तो अभी तक हमने आज बात की है कि रेन कितने तरह की होती है, और रेन को अगर आपको रेन को समझना है तो बेसिकली बिफोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन मानसून आई टोल्ड यू टू अंडरस्टैंड द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स। आप अगर समराइज करें मेरे दोनों लेक्चर का, फर्स्ट एंड सेकेंड, इन फर्स्ट लेक्चर आई टोल्ड यू कि व्हाट इज क्लाइमेट, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, एंड विच आर द मेन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स। माई मेन एम इज टू अंडरस्टैंड द रेनफॉल इन इंडिया, दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ द इंडियन रेनफॉल। मैंने बताया था
कि प्लैनेटरी विंड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ द अदर पैरामीटर्स, रेन इज द वन इंपॉर्टेंट थिंग विच इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो अभी तक हमने रेन को समझने के लिए जो बेसिक चीजों की जरूरत थी उनको किया है। अभी मेरा मानना है कि आपको और जानने की जरूरत है, एक तो एल नीनो के बारे में, दूसरा जेट स्ट्रीम्स के बारे में, तीसरा एयर मासेस के बारे में, फिर मानसून को हम स्टडी करके फिर इंडिया के मानसून को समझ सकते हैं, रेनफॉल कितनी होती है, कैसे होती है। देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन द सिविल सर्विसेज मेंस फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेट एंड देयर आर मेनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन द वेरियस एग्जामिनेशंस इंक्लूडिंग एसएससी, इंक्लूडिंग सिविल सर्विसेज, इंक्लूडिंग द अदर एग्जाम्स। सो आई होप दैट these lectures you will find useful. If you find useful, please do like and comment on the comment box, and if I find ki you people are liking it and you are able to understand these, I will bring more videos, right? So this is in the lockdown situation, whatever I can do from my home, I am trying to do this, and if you will like it, I will definitely bring more videos. I hope it will be useful to you. Stay safe, stay blessed. Jai Hind.